Okay, अच्छा Assalamu alaikum. Good evening, everyone. This is Dr. Sania Sheikh. I welcome you all to the pre-conference Annual International Dental Conference first webinar today. Our guest speaker is Dr. Tosif Ahmed. He is an assistant professor at Liaquat College of Medicine and Dentistry. And he has done his MCPS training and received multiple certifications in endodontics, orthodontics, and implantology. It is an honor to welcome our distinguished and esteemed guest. The topic of today's webinar is clear aligners. I request all of you to please listen attentively to the lecture, and at the end, we will have a Q&A session. Without further ado, I would like to invite our honorable guest to take the floor from here. Thank you. थोड़ा सा साइड। All right, sir, you can start from here. Dr. Susi, you can श्योर take the mic. ओके, थैंक यू। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, तारुफ करा दिया डॉक्टर साहब ने, ज़बरदस्त तारुफ कराया। आज जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर अलाइनर है। बेसिकली मैंने मास्टर इन अलाइनर्स के अंदर किया। तो आज इस टॉपिक को सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि जो अलाइनर का कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, जब तक मैंने कोर्स नहीं किया था तब तक हमारे एतबार से ऐसा लगता है कि जो स्कोप है क्लियर अलाइनर का वो बहुत लिमिटेड है और बहुत नैरो है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है। इसको हमने लिमिटेड किया हुआ है। तो इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और इसकी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो अलाइनर में हम यूज़ कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी जो बहुत सारी एक्सपर्टीज है उसको लर्न ही नहीं किया, जिसकी वजह से इस स्कोप को हम आज तक उसको एक्सटेंड ही नहीं कर पाए। अच्छा जी, आप सबको स्लाइड नजर आ रही है? आर यू ओके विद दिस डॉक्टर नहीं साहब? सर, अभी शो नहीं हो रही है। स्लाइड अभी शो नहीं हो बिल्कुल भी। दिस वन मेरे पास तो नहीं। शेयर हो रहा है। नाउ यू लुक। सर एक दफा ना स्लाइड्स दोबारा शेयर ऑफ करके ऑन दोबारा करें, ठीक है? ओके, अब देखिएगा। नाउ लुक। अब जी आ रही? सर। जी जी। ठीक है जी, अब आपको नजर आ रही है? जी सर, अब क्लियर है। अच्छा जी, तो अब आप इसमें देखें, कोई मुझे गैस करे कि इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये आइस ब्रेकिंग है, जस्ट लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए। क्या आप लोग बताइए इसमें क्या समझते हैं? एनीवन? तो यार आप भी जरा ना, और तलहा भाई आप भी काइंडली ना जरा इस पे पार्ट लें। अरीशा है नाम ना सर, ये स्टूडेंट से जस्ट मैं इनको कह रहा हूँ ये भी पार्ट लें, ज्यादा फायदा है। इंटरेक्टिव जी सेक्शन है जी, सर, बताना चाह रहे हैं, ठीक है? बोले। इंटरेक्टिव इसलिए कि लोग अब पता चले कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या इन्वॉल्व है इस सेशन के अंदर। अपने माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओपन रखें, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा जी, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। बेसिकली एवोल्यूशन है, हर चीज़ के अंदर चीज़ें इवॉल्व करती चली आई हैं और इवॉल्व कर रही हैं। जैसे गाड़ियों के अंदर भी एवोल्यूशन आया, पहले आपकी मैनुअल थी, उससे पहले कुछ और थी, अब हाइब्रिड है और ऑटोमेटिक है। तो डेफिनेटली जो एवोल्यूशन आता है उसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे किसी ज़माने के अंदर हम कहते थे कि प्रिंटिंग मीडिया जो है वो होता ही नहीं था। लोग मैनुअली खतपाती करते थे, मैनुअली सारी चीज़ें करते थे, लेकिन प्रिंट नहीं करवाते थे। लेकिन अब प्रिंट आप देख लें,
कि कितना इम्पोर्टेंट टूल है हमें फोटोकॉपी के लिए, प्रिंटिंग के लिए। हम एक क्विक जो है उसमें प्रिंट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास फौरन से वो रिसोर्स आ जाता है। अदरवाइज पहले सालों किताब लग जाती थी किताब को फिल करते हुए और किताब लिखने के लिए, और एक अरसे के बाद कोई एडिशन आता था। अब ऐसा नहीं है, अब मिनटों में, दिनों के अंदर वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं बेसिकली अलाइनर को इससे कंपेयर कराना चाहता हूँ कि अलाइनर बेसिकली एक एडवांसमेंट है कि जो अब हमने इसको अडॉप्ट करनी है। अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, जितनी भी न्यू इनोवेटिव डेंटिस्ट्री के अंदर चीज़ें आ रही हैं, अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं। और हम जो है जो डेंटिस्ट्री अभी कर रहे हैं, फोर फादर डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, तो हमें एडवांसमेंट की तरफ जाना है। दुनिया एडवांस हो चुकी है, हम एडवांस होने की कोशिश कर रहे हैं और हमें एडवांस होना है। अगर इफ़ यू वांट, अगर compete करना चाहते हैं, अपने डेंटिस्ट्री को एनहांस करना चाहते हैं, तो हमें एडवांस होना पड़ेगा। तो अलाइनर बेसिकली आपको पता है कि अप्लायंस है। वो एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का, एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल है एडल्ट के अंदर भी और ग्रोइंग नॉन ग्रोइंग पेशेंट के अंदर। तो एक ट्रांसपेरेंट, आपको पता है, एक अलाइनर टाइप का एक ट्रे होती है जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो ट्रे क्योंकि क्लियर ट्रांसपेरेंट होती है, तो बहुत सारे लोग उससे आसानी से उसको पहन सकते हैं और एस्थेटिकली जो है वो अनप्लीजिंग नहीं होता। जैसे ब्रेसेस कन्वेंशनल, आई एम नॉट सेइंग कि कन्वेंशनल ब्रेसेस जो है आउटडेटेड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आउटडेटेड नहीं है, उसकी अपनी एक पैराडाइम है, उसकी एक अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसे अलाइनर की एक अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। इट डज नॉट मीन कि अलाइनर जो है वो उसको सुपरसीड कर रहा है, या लेकिन वो बेहतर जो है उसको कंप्लाइंस प्रोवाइड कर रहा है, पेशेंट को बेहतर उसको फैसिलिटेट कर रहा है इन टर्म ऑफ जो विजिट्स हैं पेशेंट के, वो बच जाते हैं, कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली। उसके अंदर जो ब्रेकेज होती है बार बार ब्रैकेट्स के अंदर, वो कम हो जाती है। जो अल्सरेशन बार बार होती है वो कम हो जाती है। तो कंप्लाइंस पेशेंट का बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ को आप अच्छा फैसिलिटेट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट जो है वो मरीज के लिए बेहतर होता है, सूटेबल होता है, अच्छा होता है, और उसको फैसिलिटेट करता है इन टर्म ऑफ वो उसको ट्रीटमेंट को अडेप्ट कर लेता है फौरी तौर पे। जिस ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारे हिकअप्स हो, बहुत सारे मसाइल हो, बार बार मसाइल होते हो, तो वो ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग, आपको पता है जैसे रूट कनाल का कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है रूट कनाल कराने में, लेकिन जब वो अच्छी जगह रूट कनाल करा लेता है, अच्छे तरीके से, अच्छे इंस्ट्रूमेंट के जरिए करा लेता है, तो मरीज कहता है नहीं जी ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है, दांत बच जाता है। इसी तरीके से जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं एडवांस, अगर आप उसको मरीज को फैसिलिटेट करें तो अच्छा हो जाता है। तो अलाइनर जो है वो कस्टमाइज होते हैं बेसिकली हर पेशेंट के। आप अलाइनर उसका आप एनालिसिस करते हैं, सबको मालूम है, उसका स्कैन होता है या इम्प्रेशन होता है, और अभी हम फर्दर डिटेल में उससे डिस्कस करेंगे। जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस है, आपको पता है कि कन्वीनियंट इस एतबार से होता है कि वो फिक्स हो जाता है डेंटिस्ट के लिए, पेशेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता। अलाइनर के अंदर जो है लोग उसको आसानी से उतार सकते हैं। अगर उसमें कन्वीनियंस पेशेंट की अच्छी ना हो, कंप्लायंस अच्छा ना हो इन टर्म ऑफ कि उसको ठीक से पहने ना, तो डेफिनेटली उसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। लेकिन अदरवाइज वो ज़बरदस्त किस्म का जो है एक टूल है जो पेशेंट को फैसिलिटेट हम कर रहे हैं। अच्छा, जो इसकी एफिशिएंसी है वो तभी होती है कि जब इसको 20 to 22 आवर्स आप इस अप्लायंस को पहनते हैं, अलाइनर को पहनते हैं। अगर आप उसको नहीं पहनेंगे 22 आवर्स या 20 आवर्स, तो उसकी एफिकेसी जो है, टूथ की मूवमेंट है, वो नहीं हो पाएंगी, टीथ मूव नहीं करेंगे। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट है अलाइनमेंट का, वो नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस उसको आप 20 to 22 आवर्स उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर पहनेंगे। तो सबसे पहले कंप्लाइंस का होना, पेशेंट की कंप्लाइंस का होना बहुत ज़रूरी है। उसको एजुकेट करना, उसको बार बार ये बताना कि अगर आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि मैं अगर बहुत अच्छी सी गाड़ी में बैठ जाऊं और मैंने इस्लामाबाद का सफ़र करना हो और मैं गाड़ी ड्राइव ना करूं, तो मेरी मंजिल तय हो ही नहीं सकती। तो मंजिल को तय करने के लिए डेफिनेटली अच्छा टूल होना, कंसिस्टेंट होना, और फिर डेफिनेटली उसको हमने ड्राइव करना है, तभी हम अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से अलाइनर को 20 to 22 आवर्स पहनना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर पहनना।
ऐसा ना हो कि 1 घंटा पहना, 1 घंटा उतारा, फिर थोड़ी देर उतारा, फिर पहना, तो उससे उसकी एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। अच्छा, दुनिया के अंदर अब बहुत सारे लोग इंटरनेशनली, आप बहुत सारे व्हाट्सएप देखें, आप इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, भरा पड़ा होता है अलाइनर्स, इनविजलाइन, किलर अलाइनर। वो इसलिए क्योंकि वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के अंदर बहुत लिमिटेड तौर पे इसका ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, वो तो इससे वर्सटाइल ट्रीटमेंट जो है फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे ट्रीटमेंट इससे हो जाते हैं। इवन दो अप्लाइंसेस जो है, ग्रोथ अप्लाइंसेस भी इस डिवाइस के जरिए अलाइनर के थ्रू वो बना रहे हैं। फंक्शनल अप्लाइंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, फंक्शनल अप्लाइंसेस भी इवन जो है क्लास 2 करेक्टर, क्लास 3 करेक्टर, इससे अब उसको मॉडिफाई करके इंटरनेशनली बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और उसके ज़बरदस्त आउटकम आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहे तो नोट कर ले अपने पास, इन लास्ट हम क्यू एंड क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। स्लाइड आई होप सो नजर आ रही है, इज इट ओके? जी सर, बिल्कुल, इट्स क्लियर। अच्छा जी, ये क्लियर अलाइनर है। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि डेंटिस्ट मौजूद हैं, स्टूडेंट मौजूद हैं, तो सबको ही मालूम है कि अलाइनर क्या चीज़ है। तो ये एक पिक्चर है, सब आप देख लें जिसने नहीं देखी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जिसने नहीं देखी होगी। अच्छा, अब हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स की अगर बात करें, एवोल्यूशन की बात हो रही है, तो फिक्स ऑर्थोडोंटिक्स आपको पता है कि ईडवर्ड एंगल ने इंट्रोड्यूस कराया, और फिक्स अप्लाइंसेस उसने इंट्रोड्यूस कराए। तो पहले ई आर्च अप्लाइंसेस होते थे, आपको पता है, फिर एवोल्यूशन हुई, फिर पिन एंड ट्यूब अप्लाइंसेस इंट्रोड्यूस हुआ, फिर एवोल्यूशन हुई, फिर रिबन आर्च अप्लाइंसेस इंट्रोड्यूस हुए, और फिर एज वाइज ऑर्थोडोंटिक आपके ब्रेसेस अप्लाइंसेस इंट्रोड्यूस हुए। तो ग्रेजुअली, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व करती चली गई और उसकी एडवांसमेंट होती चली गई। जैसे इसकी एग्जांपल आप पिक्चर में देखें, तो पहले पिन एंड ट्यूब इस टाइप की इस्तेमाल होती थी। अच्छा, उस जमाने के एतबार से आपको पता है कि वो समझते होंगे दी बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि वहां पे ये चीज़ इवॉल्व हुई। इससे पहले तो इस तरीके से टीथ अलाइन नहीं होते थे। तो डेफिनेटली कोई भी नई चीज़ आती है, तो हो सकता है उस वक्त भी उसकी रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो, लोग कहते होंगे पता नहीं क्या कर देंगे, इससे तो ठीक ही नहीं होगा। जैसे लाइक वाइज अलाइनर के लिए भी बहुत सारों का स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अलाइनर ठीक नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उसका आउटकम जो है ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। तो लोगों ने अपने रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं, और वो प्रेजेंट करते हैं बार बार। तो मे बी अभी थोड़ी सी रेजिस्टेंट हो इन टर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट के अंदर। दुनिया ने ये बात तो मान ली है, स्पेशली इन पाकिस्तान, कि भाई जी माइल्ड टू मॉडरेट ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन दुनिया तो इससे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट कर रही है। अभी हमारे यहाँ शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं है, या हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया इस इसके जरिए से अलाइनर के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट कर रही है, और उसका आउटकम जो है आउटस्टैंडिंग है। तो अभी हम वो केस डिस्कशन में रखेंगे, ये बात देखेंगे केस, तो इंशाल्लाह यू विल सी कि कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है आउटकम उसके आए। तो ये देखें, एवोल्यूशन देखें, पहले ये आपकी इस ई आर्च अप्लाइंसेज हैं, उसके बाद आप पिन ट्यूब आपको नजर आ रहा होगा, उसके बाद रिबन आर्च अप्लाइंसेज हैं। वो बैंड्स पूरे पूरे टीथ के ऊपर, यानी कि ऊपर आपके जो है मोलर टू मोलर आपके बैंड्स पहना दिए जाते थे, और उसके ऊपर जो है वायर लगाई जाती थी, और उसको ठीक किया जाता था, अलाइन किया जाता था। तो आप सोचे कि स्टील के बैंड जो है सारे टीथ के ऊपर वो लगा देते थे और उसको अलाइन करते थे। फिर इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन आई कि नहीं जी इतनी बड़ी चीजें नहीं लगानी चाहिए, फिर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हुए। तो ब्रैकेट के अंदर पहले आपको पता है उसमें टॉर्क नहीं होता था, और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट स्लॉट्स होते थे, वायर बेंडिंग के थ्रू उसको जो है टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता था, टिपिंग प्रोड्यूस की जाती थी। तो टिप और टॉर्क नहीं था। बाद में फिर किसी ने इंट्रोड्यूस किया, एज वाइज अप्लाइंस ने, कि इसके अंदर टॉर्क भी बिल्ट इन करना चाहिए, इसके अंदर टिपिंग भी जनरेट करनी चाहिए। तो उसके अंदर एंगल इंट्रोड्यूस हुए, और वो एवोल्यूशन होती रही। अगर आप उसको बड़ा बड़ा इन कंपैरिजन कर लें एज वाइज का, तो बेसिकली जो एज वाइज अप्लायंस है
हम इसकी थोड़ी सी बायोमैकेनिक्स की इनिशियल बात करें, बाकी बायोमैकेनिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो एज है वो बेसिकली क्या करता है, उसका इफेक्ट जो है वो पुलिंग होता है। जब भी वायर इंगेज होगी वो किसी भी टीथ को पुल करेगा और उसको अलाइन करेगा। लेकिन क्लियर अलाइनर क्या करता है, वो पुश करता है। उसका जो इफेक्ट है वो टूथ के ऊपर एज अ पुशिंग इफेक्ट आता है, यानी कि टीथ को एक जगह से पुश करेगा और टू वर्ड्स जो रिक्वायर्ड हमारी डिस्प्लेसमेंट हमें करानी है उस तरफ वो डिस्प्लेस कराएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको, या मैं दोबारा रिपीट करूं? आप ये समझें कि एक वायर है जो ब्रैकेट के स्लॉट के अंदर हम लगा देते हैं। एक इमेजिन करें, एक ब्रैकेट है जो आपका पैलेटो वर्जन, अगर आपका जो एक टूथ है लेटरल इंसाइजर, लेट्स सी लेटरल इंसाइजर को हम सोच लेते हैं। तो जब वायर उसको एंगेज करते हैं, हम नाइट आई वायर कहते हैं, नाइट आई वायर O12 आपने इनिशियली उसको एंगेज की तो वो पुल करता है टीथ को और अपनी लाइन ऑफ ऑक्लूजन में उसको ले आता है। जबकि क्लियर अलाइनर क्या करता है, जैसे अगर वो ले पैलेटली प्लेस है तो टू वर्ड्स बक्कली या लेबियली उसको पुश किया जाएगा थ्रू अलाइनर्स। तो थोड़ा सा पुशिंग इफेक्ट देगा वो। फिर जब सेकंड ट्रे आएगी तो और पुश करेगा, थर्ड ट्रे आएगी तो और पुश करेगा। तो ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहेंगे हम ट्रे को और पुश करते रहेंगे, तो टीथ जो है वो अलाइन होते रहेंगे। अच्छा, जो उसके अंदर क्या होता है आपके एज वाइज अप्लायंस के अंदर, जो आर्च वायर है इन टू द ब्रैकेट, वो आपका थिकर वायर, जैसे जैसे इसको थिकर वायर हम उसको एंगेज करेंगे वैसे वैसे वो ब्रैकेट के अंदर एंगेज होगा। जितना थिन वायर होता है आपको पता है कि वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता, जस्ट अलाइनमेंट करता है। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें थिकर वायर चाहिए होता है जो ब्रैकेट के स्लॉट के अंदर इंगेज होता है। तो ये एज वाइज जो हमारे नॉर्मल ब्रैकेट है वो करते हैं। जबकि आपका जो क्लियर अलाइनर है वो अडेप्ट करता है प्लास्टिक अराउंड टीथ। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वो 3D इफेक्ट। जो अलाइनर है वो आपको 3D इफेक्ट देता है, वो हर सरफेस से उसको एंगेज करके रखता है टूथ को। कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई कुछ कहना चाहता है? If anyone has any question, you can ask away. चले, इफ नॉट मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। Yes, मैं sir, बस please इंटरेक्ट on. कर रहा था कि मैं देख रहा था सारे जागे हुए हैं, सो तो नहीं गए। Yes, sir. चले। अरे सर जागे हुए हैं सारे, आपका लेक्चर बड़ा मजेदार है, समझ आ रही सबको। मजेदार तो खाली नहीं होना चाहिए, सबको समझ भी आना चाहिए ना। जी सर। अच्छा जी, एक मिनट। हम्म, आपको स्क्रीन क्या आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, चलिए आ गई, थैंक। अच्छा जी, जो 3D आपका जो अलाइनर है वो होता ही है कि वो हर सरफेस से, इसका बड़ा एडवांटेज ये कि उसको टीथ को होल्ड कर लेता है। तो इसमें आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त और कंट्रोल होती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप हम जो एज वाइज अप्लाइंसेस के अंदर वायर लगाते हैं तो इनिशियल अलाइनमेंट के अंदर क्या करता है कि टीथ प्रोक्लाइन हो जाते हैं। लेकिन जो जब अलाइनर लगाते हैं तो वो टीथ को प्रोक्लाइन नहीं होने देता, क्योंकि उसने ट्रे को ने उसको एंटीयर टीथ को होल्ड करके रखा होता है। उसको प्रोक्लिनेशन की तरफ अगर हमें नहीं चाहिए प्रोक्लिनेशन तो वो उसको नहीं करने देता। कंट्रोल उसकी जो है काफ़ी ज़बरदस्त होता है। राउंड ट्रैपिंग एक वर्ड होता है, वो उसको नहीं होने देता। टीथ प्रोक्लाइन नहीं होते, टीथ कंट्रोल रहते हैं। और उसकी फ्लेयरिंग ऑफ एंटीयर टीथ जो है बहुत मिनिमली होती है, क्योंकि पूरी ट्रे ने सारे टीथ को होल्ड करके रखा होता है। अच्छा, जो एज वाइज है रेसिप्रोकल आपकी एनकरेज प्रोवाइड करता है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसके अंदर प्री डिटरमाइंड होती है। जो एनकरेज है इस सेगमेंट के अंदर, क्लियर अलाइनर के अंदर प्री डिटरमाइंड होती है। जो क्लीन चेक इसका सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अलाइनर जब भी बनाते हैं वो एक सॉफ्टवेयर क्लीन चेक, और दुनिया के अंदर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, क्लीन चेक जो है बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है।
दुनिया के जबरदस्त इसकी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो उसके डिफरेंट अटैचमेंट लगाते हैं और वो प्री डिटरमाइंड उसको एनकरेज जो है उस सेगमेंट को प्रोवाइड करता होता है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट इफेक्ट की अगर हम बात करें विद फिक्स अप्लायंस और अलाइनर की डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो जो है इंसाइजर की वो प्रोक्लाइन करता है आपको, अलाइनमेंट की हमने बात डिस्कस कर ली। अलाइनर की जो है एक्सलेंट कंट्रोल है इंसाइजर इंक्लिनेशन के ऊपर, फिक्स अप्लायंस का कम कंट्रोल है, इसका एक्सलेंट कंट्रोल होता है। वर्टिकल कंट्रोल की बात करें तो ओवरबाइट और ओवरजेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है विद इंसाइजर प्रोक्लिनेशन, जो फिक्स अप्लायंस की बात है। लेकिन अलाइनर के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये वर्टिकल कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है। मिनिमम बॉल बाइट होती है और ओवरजेट होती है। जो कंट्रोल है वो आप मिसाल के तौर पे अगर आप ब्रेसेस लगा देते हैं तो जब भी वायर इंगेज करते हैं तो हम बाद में उसकी रिफाइनमेंट तो करते हैं फिक्स ब्रेसेस के अंदर, इन एंड आउट बैंड देते हैं, अप एंड डाउन बैंड हम दे सकते हैं, उसको इंट्रूड या एक्सट्रूड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अलाइनर के अंदर वो प्री डिटरमाइंड होता है कि हमें नहीं चाहिए अगर किसी टीथ को एक्सट्रूड करना तो एक्सट्रूड नहीं होगा, उसका जो वर्टिकल कंट्रोल है वो ज़बरदस्त होता है और वो उसको 99% जो है वो टीथ को जो हमने पोजीशन डिटरमाइन की होती है सॉफ्टवेयर ने उसी पोजीशन को मेंटेन करता है। मिड लाइन करेक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑर्थोडोंटिस्ट के ऊपर, जो हमारा प्रैक्टिशनर जो है वो फिक्स अप्लायंस लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो उसको कंट्रोल करता है मिड लाइन को ठीक तरीके से, पेशेंट को इलास्टिक अगर प्रोवाइड करने हैं तो इलास्टिक अगर वो ठीक से पहनता है तो मिड लाइन कंट्रोल हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट ऑपरेटर एंड पेशेंट बोथ, इसमें आप एक की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। लेकिन जो किरिल अलाइनर के अंदर है वो ऑलरेडी जो है प्रिडिक्ट कर लिया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि इस की जो प्रिडिक्शन है हमारी जो मिड लाइन की है वो ये होगी, तो उसी को वो फॉलो करता है। अगर तो आप उसमें आईपीआर जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो और जो स्पेसेस आपको डिटरमाइन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने की होती हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट, और जो भी वहाँ पे कंसर्न पर्सनल है, टेक्निकल पर्सनल है, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग के साथ फाइनल कंक्लूड जब करते हैं तो उस डिज़ायर जो है मिड लाइन या वट एवर जो भी आपकी लाइन्स है उसको मेंटेन करने के लिए उसको ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया जाता है। जो टूथ साइज डिस्क्रिपेंसी है वो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है, वो अगर आपने उसमें कैलकुलेट हम करते तो हैं जैसे आप लोगों ने किए होंगे मॉडल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो क्लीन चेक सॉफ्टवेयर है वो बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज कैलकुलेट करता है टीथ को। तो डिस्क्रिपेंसी आपके पास, क्योंकि ह्यूमन एरर बहुत दफ़ा होता है, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो हम रीडिंग कोई और निकालते थे, टीचर हमारी रीडिंग कोई और निकालता होता था, तो वो रीडिंग जो है अगर 2 या 3 मिलीमीटर भी अगर रीडिंग ख़राब हो गई तो डेफिनेटली उसका आउटकम ठीक नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी 100% रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट देता है और वो एक्यूरेसी की वजह से उसका जो है ज़बरदस्त वो आउटकम आता है। तो एक्यूरेसी के लिए जो क्लीन चेक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया जाता है और जब वो कैलकुलेट करता है तो एक्यूरेट होता है, उसी के एतबार से ट्रीटमेंट प्लान होता है और इस ट्रीटमेंट प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है पेशेंट के ऊपर थ्रू अलाइनर्स की सीरीज ऑफ ट्रेड के साथ। तो जो सीरीज है जब आप उसके अलाइनर की वो 6 to 20 या मोर देन 20 मिनट ट्रेस के अंदर एक्सीड हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जरूरी बात नहीं कि 20 ट्रेस ही हमने पेशेंट को पहनानी, इट कैन बी 30, इट कैन बी 40 अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी रिफाइनमेंट की नीड है उसके मुताबिक जो है उसका ट्रीटमेंट आप उसको proceed कर सकते हैं जब तक कि उसका आउटकम जो है एक ना आ जाए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स अप्लायंस की अगर आप बात करें, ये देखें ये पुराना मेथड है विद बैंड्स के साथ अटैचमेंट है और ये क्लियर अलाइनर की जो है ये पिक्चर है। तो एस्थेटिकली इट्स मोर प्लीजिंग, आपकी जो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ऑल दो इसके पोन्स एंड कॉन्स अपनी जगह पे, आई एम नॉट, अब मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि आई एम नॉट निगेटिंग द कन्वेंशनल मेथड, वो भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो लेकिन
क्योंकि एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट के उसके अपने एडवांटेज है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपको पता है कि जो हमारे स्केलेटल माल ओक्लूजन हो सकती है, डेंटल हो सकती है, तो उस केस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप केस सेलेक्ट करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, हर केस आप अलाइनर से नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ केसेस, अब पहले वो कहते थे कि लिमिटेड केसेस माइल्ड टू मॉडरेट, वो आप क्लास 1 के माइल्ड क्राउडिंग के साथ केसेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब दुनिया के अंदर क्लास 1, क्लास 3 मालोक्लूजन प्लस एसिमेट्री के केसेस प्लस डीप बाइट, ओवर बाइट, जिसे हम कहते हैं ओपन बाइट की केसेस भी अलाइनर्स के थ्रू आसानी से हो सकते हैं और होते हैं। उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है। तो पहले कॉन्सेप्ट था कि जस्ट सिंपल क्लास 1 मालोक्लूजन, सिंपल माइल्ड क्राउडिंग के जो पेशेंट है वो हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ओपन बाइट जैसे मैंने आपको बताया, डीप बाइट, एसिमेट्री के पेशेंट भी आप कर सकते हैं। इवन दो अब फंक्शनल अप्लायंसेस भी इसके जरिए लोग बनाते हैं। स्पेशली आई हैव सीन द लॉट ऑफ ट्विन ब्लॉक्स, जो बहुत इजी हो गया है पहनना मरीज के लिए। ट्विन ब्लॉक आपको पता है एक बड़ा सा अप्लायंस होता है जो पेशेंट ने पहनना होता है। अब इसके थ्रू वो रेट्रोग्नेथिक मैंडिबल अगर हो तो उसको एडवांस किया जा सकता है ग्रोइंग एज के अंदर। तो आर्च देन डिस्क्रिपेंसी जो है, एक्सट्रैक्शन केसेस वाले केसेस भी आप इसके साथ कर सकते हैं। ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी अगर सिंगल टू क्रॉस बाइट है, वो तो पहले भी होता था, इस इजी। अच्छा, पहले जो सिंगल टू क्रॉस बाइट है, हम क्या करते थे कि सीमेंट लगाते थे टूथ के अंदर और ओपन बाइट करा के फिर आप टीथ को जो है, जो क्रॉस बाइट टीथ है, जो लिंगो वर्जन है या बक्को वर्जन है या लेबियो वर्जन है, तो जो भी क्रॉस बाइट है पोस्टीरियर आइदर इंटीरियर, तो वो उसके अंदर आपको 22 ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं बड़े बड़े, और फिर टीथ जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। लेकिन अलाइनर के अंदर क्या होता है, उसके थिक को थोड़ा सा आप थिक कर दें तो उसके अंदर आपको बाइट ब्लॉक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी ओपन बाइट हो जाती है। और आप आसानी से, जो मैंने आपको पहले बताया कि पुशिंग इफेक्ट देता है आपका अलाइनर, टीथ को पुश करता रहता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई टीथ पैरेटो वर्जन है क्रॉस बाइट के अंदर, तो वो पुश करेगा उसको और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन पे अलाइन कर देगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी जो है, बक्कल ऑक्लूजन या पोस्टीरियर जो है, आप उसकी करेक्शन जो करनी है वो आप इंट्राओरल इलास्टिक्स या सिक्वेंशियल जो है डिस्टलाइजेशन। डिस्टलाइजेशन आपको पता है कि टीथ को डिस्टलाइज मूव करते हैं, और वहां पे अगर आपको मिनिमल स्पेस की जरूरत है, मिसाल के तौर पे एक्सट्रैक्शन आप नहीं कर सकते, बॉर्डर लाइन केसेस है कि उसको एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसका प्रोफाइल के ऊपर इफेक्ट जो है वो बहुत नेगेटिव आएगा। तो हमारे लिए, चूंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर हमें सिंपल अलाइन टीथ नहीं करने, उसके एस्थेटिक इफेक्ट भी देखना है। एस्थेटिक इफेक्ट्स जब भी आ सकते हैं कि जब उसकी फेशियल प्रोफाइल अच्छी होगी। तो फेशियल प्रोफाइल जब तक आप उसकी अच्छी नहीं बनाएंगे, मरीज सेटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि आज के एरा के अंदर जो कॉस्मेटिक कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्मेटिक कंपोनेंट जब तक हमारा एस्थेटिक, हम उसकी चीज़ों को नहीं देखेंगे, लिप की इनकॉम्पिटेंसी को, नेज़ोलेबियल एंगल को जब तक हम नहीं देखेंगे, वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे टाइम लेफ्ट का इशू आ रहा है 2 मिनट के अंदर, तो हमें क्या रीज्वाइन करना है? Dr. Farooq, are you still there? चलो, इसको डिस्कनेक्ट Sir, होने तो कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, जब जी जी डिस्कनेक्ट होगा कंटिन्यू। अच्छा, स्केलेटल पैटर्न की बात करें तो स्केलेटल पैटर्न के अंदर क्लास 1 अलाइनर जो है हम यूज करते हैं, और उसकी इनोवेशन जो है अब बहुत सारी चीज़ों में रिप्लेस कर ली है। फंक्शनल अप्लाइंसेस, मैंने आपको बताया कि फंक्शनल अप्लाइंसेस जो है क्लास 2 करेक्शन, अगर रेट्रोग्नेथिक मैंडिबल है तो उसको एडवांसमेंट के लिए डेफिनेटली एज अ फंक्शनल अप्लायंस यूज किया जा सकता है। इवन दो क्लास 2 जो है स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी प्लस सीजर्स बाइट भी जो है इससे ठीक की जा सकती है।
अच्छा, एडवांटेज की बात करें तो ये मोर इजियर है, ये सबको पता है। जो ओरल हाइजीन है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं आसानी के साथ, ब्रशिंग अच्छी हो सकती है, और प्लस आपके जो है कैविटी के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। वाइट स्पॉट लीजन की बात करें तो वाइट स्पॉट लीजन तो बन ही नहीं सकता डेफिनेटली, क्योंकि हम उसके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं लगा रहे, कोई मटेरियल नहीं लगा रहे, कोई ब्रैकेट प्लेस नहीं कर रहे। तो वाइट स्पॉट लीजन जो है एक ड्रॉबैक होता है आपका ब्रैकेट का। ऑल्दो उसको बहुत सारे मीन्स के थ्रू मिनिमाइज किया जा सकता है, और करते हैं डेफिनेटली। हमारे सारे ऑर्थोडोंटिस्ट, हम लोग सारे एक्सपर्ट हैं इस मामले में कि वाइट स्पॉट लीजन नहीं बनने देते। लेकिन क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज ही जो है वो, उसकी नेग्लिजेंस ज़्यादा होती है, मरीज गायब हो जाता है महीनों महीनों, तो ऑर्थोडोंटिक उसको देख ही नहीं पाता कि इसके साथ मसला क्या पेश आया है। तो जब वो 6 महीने बाद 5 महीने बाद विजिट करता है तो वहाँ पे कोई ना कोई इशू, वहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट पे उसको आइडेंटिफाई करता है। ऑल्दो उसको ट्रीटमेंट तो करता है, लेकिन क्योंकि वो उसने अपने विजिट नहीं किए प्रॉपर, तो उसकी वजह से तो दोनों अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है दोनों की। जहाँ पे जिसकी रिकमेंडेशन है हम उसको फॉलो करना चाहिए। हमारा ट्रस्ट एक तरफ नहीं होना चाहिए कि जी हमें अलाइनर ही देना है। डेफिनेटली जहाँ आपकी ब्रेसेस की नीड है वहाँ पे ब्रेसेस आप उसको एडवाइस करेंगे, और जहाँ अलाइनर की नीड है वो आपके पास एडिशनल टूल मौजूद है जो कि एडवांस है, ऑल्दो कॉस्टली है, लेकिन पेशेंट के लिए ज़बरदस्त उसका जो है आउटकम आता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप करें। आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर किसी ने बुक पढ़नी हो तो सांद्र ताई की बुक है दिस आउटस्टैंडिंग क्लियर अलाइनर टेक्निक की, ये सारी वहीं से ली गई है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर आई वांट टू आस्क जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि बाकी हर चीज आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। इज देयर एनी एज रेंज फॉर विच दिस ट्रीटमेंट इज सुटेबल? मतलब किसी भी एज में हम ये अलाइनर्स के लिए जा सकते हैं? देखिए, ब्रेसेस के लिए भी और अलाइनर्स के लिए भी देयर इज नो एज लिमिट अनटिल अनलेस के पेरोडोंटल स्टेटस, उसके टीथ और उसकी जो है मेडिकल हिस्ट्री उसको अलाउ करती हो। अगर पेशेंट 50 ईयर ओल्ड है, 55 ईयर ओल्ड है, 60 ईयर ओल्ड है, नथिंग, कोई इशू नहीं है। अगर उसका पेरोडोंटियम ठीक है, उसकी टीथ ठीक है, और कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी नहीं है जो हमें रोकती हो, लाइक बिस्फॉस्फोनेट और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट ले रहा होता है, या आर्थराइटिस के पेशेंट है, अदरवाइज यू कैन डू प्रोसीड कर सकते हैं आइदर ब्रेसेस आइदर अलाइनर बोथ। ऑलराइट, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है, सॉरी आपसे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये हमें किस तरह पता लगेगा कि कौन सा केस जो है अलाइनर्स के लिए सूटेबल है, या फिर कौन सा केस जो है कन्वेंशनल ऑर्थोडोंटिक मतलब ब्रैकेट्स वाला केस है? इसमें कुछ हमें पहले से पता लग सकता है, लाइक कोई भी न्यू केस आया, मुझे अंदाजा लगाने के आया कि इसको अलाइनर से करना चाहिए या कन्वेंशनल ब्रेसेस के साथ? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अलाइनर्स, अब कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट भी अलाइनर्स के थ्रू दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जितनी ट्रेज आप बढ़ाएंगे उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर तो मॉडरेट सीवियर टाइप के केसेस है, माइल्ड टू मॉडरेट, तो आपको पता है कि जी 30 ट्रेज होंगी, 40 ट्रेज होंगी, तो एक आपको अमाउंट पता होता है कि मेरी फैब्रिकेशन चार्जेस इतने होंगे। लेकिन क्योंकि अगर बहुत सारी रिफाइनमेंट की नीड हो आपकी ब्रेसिस में, तो आप वायर को आगे पीछे करेंगे, जो भी करेंगे वो आपके हाथ में कंट्रोल है, आपको पता है मेरी कॉस्ट इतनी आनी। तो अलाइनर्स के अंदर बस फर्क ये होता है कि उसकी ट्रेस बहुत ज़्यादा फिर एक्सीड कर जाती है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कोई भी केस हो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अगर कंप्लाइंस उसका नहीं है, ये वो आपको पहले ही उसकी हिस्ट्री पता हो कि चीज़ें घुमा देता है, वो पहनेगा नहीं अगर पेरेंट्स कह रहे हैं, वो पता नहीं रख के भूल जाएगा, तो फिर डेफिनेटली आपको ब्रेसेस की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो चीज़ें भूल जाएगा, लगाएगा नहीं, कंप्लाइंस अच्छा नहीं है, तो फिर आपको ब्रेसेस लगाना चाहिए। तो फिर अलाइनर को अवॉइड करना चाहिए, और अलाइनर के लिए कंप्लाइंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितनी होती है अलाइनर्स में, एंड अच्छा, रफली कॉस्ट अगर आप बता दें कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या है। अच्छा, यहाँ पे तो अब 4-5 कंपनी और उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से काम कर रही हैं। अलाइनर की जो कॉस्ट है वो अराउंड
जो फैब्रिकेशन कॉस्ट है वो 60 to 1 लाख के दरमियान में गेस होती है। फिर डेंटिस्ट उसको 2 लाख 3 लाख वट जो भी उसको चार्ज करता है अकॉर्डिंगली चार्ज करता है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल विजिट होने हैं, उसकी स्पेस क्रिएट करनी है थ्रू आईपीआर, एक्सट्रैक्शन करनी है, उसको मेंटेन करना है, अटैचमेंट्स मल्टीपल लगानी है जो कंपोजिट की लगती है डेफिनेटली, उसकी आपकी एक्सपर्टीज के चार्जेस हैं, तो वो सारे उसको आपको उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। दूसरा सवाल आप क्या कह रही थी? सर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके अंदर साथ साथ एक्सपेंशन भी साथ हो रही होती है, मल्टीपल चीजें एक साथ चल रही होती है। ऑल्दो पहले कहते थे कि स्पेसिफिक एक दो दांत के ऊपर अलाइनर काम करता है, ऐसा नहीं है, मल्टीपल टास्क एक साथ वो पूरे कर रहा होता है। तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन अगर उसकी कंप्लाइंस अच्छा है तो अराउंड 12 to 15 मंथ के अंदर बहुत सारे केसेस फिनिश हो जाते हैं। जो सीवियर टाइप के केसेस हैं इट टेक्स अराउंड 21 22 मंथ, लेकिन यूजली मैंने बहुत सारे केसेस अराउंड 50+ कर चुका हूँ, और 30+ अभी कंटिन्यूएशन के अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 15 मंथ 12 मंथ के अंदर बहुत सारे केसेस जो हैं ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी जनाब, एनीवन एल्स? Thank you so Dr. Tawfiq, Dr. Faizan here. जी जी, अरे कैसे डॉक्टर फैजान? Allah ka shukr bhai. It's a very good initiative. I am very glad कि इतने लोग इंटरेस्टेड हैं in it. आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये थी कि हम अलाइनर्स को जो है किस तरह से एकेडमिक का पार्ट बनाएं फ्रॉम हाउस जॉब या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, इसलिए कि यू नो कि पाकिस्तान के अंदर अलाइनर्स जो है वो अभी भी एक इज अ बिट एलियन थिंग। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट एज यू आर इन एकेडमिक थिंग तो आप इस पे कोई इनिशिएटिव लीजिए। अच्छा, मैं डॉक्टर फैजान को इंट्रोड्यूस करा दूं कि माशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म के केसेस करते हैं अलाइनर के, और एक फर्म के साथ ये एसोसिएशन की ज़बरदस्त है, और ये अटैचमेंट के एक्सपर्ट है, और क्लीन चेक इनके टिप्स के ऊपर है। तो इसी ऐसे ही हम कर सकते हैं डेफिनेटली। एक इनिशिएटिव हमारी डिस्कशन पहले भी रही है, तो इनिशिएटिव ऐसी है कि हम लोग जो है यंगर्स या मिडिल एज कह लें, वो रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंटेशन करते रहेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करते रहेंगे। जो न्यू जनरेशन है उसको बताएंगे इसकी कि पैराडाइम शिफ्ट है। अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस पैराडाइम शिफ्ट को, तो डेफिनेटली हम उसी में रहेंगे और हम एडवांस नहीं हो सकते। जब इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल जाएगी तो डेफिनेटली इसकी डिमांड बढ़ जानी है, और जब डिमांड बढ़ती है तो करिकुलम का पार्ट वो बन जाता है। तो हमने उसकी डिमांड बढ़ानी है इन टर्म ऑफ लोगों तक, स्टूडेंट्स तक, सीनियर तक, और हमारे जो जूनियर्स है उनको पहुंचा के। तो डेफिनेटली एक सेशन डॉक्टर फारूक इनके साथ भी रखें। जो हम वर्कशॉप की बात कर रहे थे, तो हैंड ऑन वर्कशॉप हम डॉक्टर फैजान के साथ मिलकर करें, तो मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग होगी, उसका आउटकम भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। श्योर सर, श्योर श्योर। जो चीज़ मुझे आती है मुझे उसको आगे शेयर करना सिखाना, इसमें ज़रूर आई विल हेल्प यू, कोई मसला नहीं है इसमें। इंशाल्लाह। डॉक्टर फैजान आपने, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर वर्कशॉप में इंशाल्लाह। श्योर 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 श्योर। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, बड़ी जो है कंसाइज और जो है बेसिक लेवल के लिए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। ये भाई हमारे डॉक्टर हुज़ैफा क्लिनिक पे होते हैं, उनकी मेहनत है, मैं तो खाली उनको चीज़ें बताई थी। इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई प्रेजेंटेशन को, सर क्रेडिट गोस टू डॉक्टर हुज़ैफा। जी जनाब, कोई और डॉक्टर फैजान से भी कोई मुस्तफीद होना चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल जबरदस्त वो आपको बताएंगे। ही इज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अलाइनर, और नेक्स्ट सेशन हम इनके साथ ज्वाइन इंशाल्लाह रखते हैं। कोई फारूक, डॉक्टर फारूक, आर यू देयर? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछने हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको कन्वेंशनल ऑर्थोडोंटिक्स और अलाइनर्स दोनों के बारे में बताते हैं,
तो हम उसको किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि अलाइनर्स आर बेटर ऑप्शन देन कन्वेंशनल ऑर्थोडोंटिक देखिए बिल्कुल इसी ब्रेसेस? तरीके से मैं आपको जवाब दे दूं, बिल्कुल इसी तरीके से कि आप रोटरी एंडोडोंटिक्स की बात करें और आप कन्वेंशनल आप एंडोडोंटिक्स की बात करें। पेशेंट आपके पास रूट कैनाल कराने आता है, अगर आप उसको खाली उसी में बताएंगे ना कि भाई ये अच्छा है, रोटरी ही अच्छी है, मैं कन्वेंशनल नहीं करूंगा। इफ अगर मरीज चाहता है कि भाई मैं कन्वेंशनल कराना चाहता हूँ, चीपर प्राइस के अंदर कराना चाहता हूँ, तो व्हाई नॉट, आप उसको अंदर उसके अंदर आप इन्वॉल्व करें। और पेशेंट